स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से 2020 सीरीज 2024 चलाई जा रही है, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराए जा रहे हैं। सारे प्रश्न नियमित पीडीएफ से लिए गए हैं। आज हमारी ये 9वीं क्लास है, जिसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो इस सीरीज का 141 नंबर प्रश्न और आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाइंडिंग मशीन के भाग यक्स को चिन्हित करें। इस भाग का नाम पूछ रहा है। तो इस भाग का नाम है वायर गाइड यानी तार गाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या है? ऑप्शन है 360 डिग्री या 720 डिग्री या 1080 डिग्री या 1440 डिग्री। बताइए 6 पोल का स्टेटर 6 पोल स्टेटर का मोटर है तो उसका विद्युत डिग्री क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा बताइए। तो फार्मूला है थीटा डिग्री इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 गुणे 360। अब इसमें अगर मान रखते हैं पोल का तो आपका पोल है 6 गुणे 360 बटा में 2। अगर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 3 में आप 360 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1080, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1080। ठीक है। अगला प्रश्न है 143 नंबर। 2 पोल 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ा की गणना करें। बताइए क्या होगा। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन है 1 2 3 या 4। बताइए कितने कॉइल होंगे। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 कॉइल होंगे। तो कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका स्लॉट्स बटा में पोल गुणे फेज। तो यहाँ से आप रख सकते हैं स्लॉटों की संख्या कितनी है 24 बटा में पोल कितने हैं 2 और फेज कितना है 3। तो 3 का गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 से भाग देंगे 24 में तो कितना बार जाएगा 6 3 18 6 चौका 24 यानी 4 बार जाएगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 4 होगा। तो मोटर में कुंडली की जो संख्या होगी वो 4 होगा। तो आप लोग फार्मूला को अच्छे से याद कर जाइए, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी ऐसे सवाल आप लगा पाएंगे। फार्मूला है कुंडली की संख्या बराबर स्लॉट बटा में पोल गुणे फेज। इस फार्मूले पे अगर आप लगाते हैं तो कुंडली की संख्या पता चल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 144 नंबर। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तो इस स्टार्टर का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है स्टार डेल्टा स्टार्टर, रियोस्टेट स्टार्टर या प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर नहीं है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का भी नहीं है, रियोस्टेट स्टार्टर का भी नहीं है। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टर के सिंबल में स्टार डेल्टा का भी सिंबल बना हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ही सही होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला प्रश्न है 145 नंबर। तो प्रश्न संख्या 145 नंबर देखते हैं। पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? तो पिच कारक मतलब पिच फैक्टर की बात कर रहा है। तो पिच फैक्टर बराबर होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है पिच फैक्टर बराबर पोल पिच बटा में वाइंडिंग पिच। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच। अगला है पिच फैक्टर बराबर नंबर ऑफ स्लॉट बटा में नंबर ऑफ पोल। अगला फार्मूला है पिच फैक्टर बराबर नंबर ऑफ पोल बटा में नंबर ऑफ स्लॉट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट में करके बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच फैक्टर बराबर
वाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 146 नंबर। तो याद कर लीजिए, पिच फैक्टर बराबर होता है वाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच। चलिए 146 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है, बताइए। हाउ पोल पिच इज मेजर इन टर्म ऑफ स्लॉट इन एसी वाइंडिंग, बताइए। पोल वाइंडिंग को कैसे हम मापते हैं स्लॉट के संदर्भ में। इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है इसका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटा में नंबर ऑफ स्लॉट। अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ स्लॉट बटा में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर बटा में नंबर ऑफ पोल। अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ पोल बटा में नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर बटा में नंबर ऑफ फ्लोट। यानी स्टेटर में स्लॉट की कितनी संख्या है बटा में पोलों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर बटा में नंबर ऑफ पोल्स। अगला प्रश्न है 147 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिए और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके सीबीटी एग्जाम में यदि यही प्रश्न आते हैं तो आप अच्छे से उसे कर पाइएगा। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है, बताइए। ऑप्शन है एल एम बराबर एल आउट माइनस एल इन बाई 2 सेंटीमीटर, या एल एम बराबर एल इन प्लस एल आउट बाई 2 सेंटीमीटर, या एल एम इजकल टू 2 बाई एल आउट माइनस एल इन सेंटीमीटर, या एल एम इजकल टू 2 अपॉन एल इन माइनस एल आउट सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल इन माइनस एल आउट बटा में 2। ठीक, अंदर लेंथ कितना है प्लस बाहर का जो आपका परिधि है वो कितना है, अंदर की परिधि और बाहर की परिधि को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो कॉइल की परिधि निकल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो सिंक्रोनस स्पीड के बारे में पूछ रहा है। तो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है NS बराबर 120 F बटा में P होता है। तो यहाँ से आपको 120 में हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी का गुणा करना होगा। फ्रीक्वेंसी है हमारी 50 और पोलों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, यानी 2 बार जाएगा, यानी 20 गुणे 50 करना पड़ेगा। यानी 20 गुणे अगर 50 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1000 RPM। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 RPM। तो सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 149 नंबर। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति से घूम रहे हैं। यानी ये वास्तविक गति का मतलब ये है कि आपके मोटर की गति कितनी है, रोटर की गति कितनी है, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे NR बराबर है आपका 960 RPM। 960 RPM है। पोलों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6 है, और आपकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो स्लिप गति के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको सिंक्रोनस स्पीड के बारे में जानना होगा। तो सिंक्रोनस स्पीड को निकालने के लिए जो फार्मूला होता है 120 F बटा में P होता है। तो इसी फार्मूले पे अगर रखेंगे तो NS का मान ज्ञात हो जाएगा। तो NS का मान ज्ञात करने के लिए पहले फार्मूले में फ्रीक्वेंसी और पोल का मान रखना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है बटा में पोल आपका कितना है, पोल है 6, तो वही हो जाएगा। फिर 1000 आएगा, 1000 आएगा, NS बराबर 1000 आ जाएगा। तो NS बराबर आ जाएगा 1000। तो प्रतिशत स्लिप बराबर होता है
NS माइनस NR बटा में NR होता है। ठीक, इसके बाद गुणे 100 करेंगे यहाँ पे, तो ये प्रतिशत स्लिप निकलेगा। तो अगर 1000 में से 900 अगर 60 घटा देते हैं, 960 घटा देते हैं, अब बटा में फिर 1000 लिखेंगे। इसके बाद 100 से अगर गुणा करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 100 से तो इधर कट जाएगा, तो इधर नीचे बचेगा 10, यानी यहाँ 1000 में से अगर 960 घटाते हैं तो आपका कितना बच रहा है, 40 बच रहा है, और बटा में बच रहा है 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, 4, तो हो जाएगा आपका 4%। सही उत्तर होगा 4%। तो सबसे पहले आपको NS ज्ञात करना है। NS ज्ञात करने के बाद जो आपका प्रतिशत स्लिप है उसके फार्मूले में रखेंगे, तो जो मान आएगा वो प्रतिशत स्लिप कहलाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीन कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? ऑप्शन है आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, आपूर्ति आवृत्ति के 3 गुना कम, या आपूर्ति आवृत्ति के 3 गुना अधिक, आपूर्ति आवृत्ति के √3 गुना कम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। FR बराबर होता है S इंटू F, ये आपका फार्मूला हो गया, जहाँ S क्या है, स्लिप है, और F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर S को हटा दिया जाए तो यहाँ पे FR इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका FS। तो स्टार्टिंग में जब मोटर अभी स्टार्ट नहीं है, बस चलने वाला है, तो उस समय स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर की जो आवृत्ति होती है वो सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर रोटर की आवृत्ति होती है। वो कब होती है, जब आपका स्क्विरल केज प्रेरण मोटर स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेरण मोटर की गति बढ़ती जाती है रोटर आवृत्ति घटती जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 151 नंबर। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? ए, स्टेटर से सीधा संबंध, बी, स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण, सी, आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए सीधा संबंध तो नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। आपूर्ति से रोटर द्वारा सीधा संबंध, आपूर्ति से रोटर द्वारा कोई सीधा संबंध नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर को एक रोटेशन वाला ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है, यानी घूमने वाला ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब स्टेटर रोटर का जो कार्य होता है वो ट्रांसफार्मर की भांति होता है, यानी पावर का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, स्टेटर से रोटर में पावर का ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 152 नंबर। अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? ऑप्शन है कैस्केड संचालन, आरोपित वोल्टेज बदल रहा है, आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन, या ध्रुवों की संख्या में बदलाव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्न है अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रोटर पक्ष से कैस्केड ऑपरेशन द्वारा गति का नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 153 नंबर। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? कॉपर में कमी, या घर्षण हानि, हिस्टैरिसीस हानि, या भंवर धारा हानि। अवरुद्ध रोटर परीक्षण का मतलब होता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से क्या पता चलता है, ये प्रश्न में पूछता है। तो ब्लॉक्ड रोटर जो टेस्ट होता है वो कॉपर की कमी यानी कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर लॉसेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
रीबाइंडिंग प्रक्रिया में वर्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग का क्या आवश्यक है? पहला है बाइंडिंग में वर्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, बाइंडिंग में वर्निश को आसान प्रवाह के लिए, या इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए, या बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। तो प्री हीटिंग का सीधा संबंध है कि अगर मोटर में कोई नमी है, बाइंडिंग परतों के बीच में अगर कोई नमी है तो उसको बाहर निकाल लिया जाए, नहीं तो बाइंडिंग के लिए नुकसानदायक होता है। इसका मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 155 नंबर। एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? ग्राउंड टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, निरंतरता परीक्षण या शॉर्ट सर्किट टेस्ट? बताइए आंतरिक ग्राउलर के द्वारा कौन सा टेस्ट होता है, प्रश्न में ये पूछा है। तो आंतरिक ग्राउलर के द्वारा जाहिर सी बात है आंतरिक ग्राउलर है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट ही किया जाएगा। इंटरनल ग्राउलर से शॉर्ट सर्किट टेस्ट ही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 156 नंबर। स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टोंग परीक्षक, आंतरिक ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर और डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए, तो शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए हम इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। हाँ, इंटरनल ग्राउलर का ही प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आंतरिक ग्राउलर। चलिए अगला प्रश्न है 157 नंबर। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है भारी भार से रक्षा करें, हाई वोल्टेज से बचाव करें, या लगातार ओपन लोडिंग की अनुमति दे, या मृत शॉर्ट सर्किट से बचाएं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का मेन उद्देश्य है कि लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अलाउ फॉर कंटिन्यू ऑफ ओवरलोडिंग। चलिए अगला प्रश्न है 158 नंबर। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण, तो ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, अस्थाई संधारित्र मोटर, या 3 कला स्लिप रिंग मोटर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए पहले ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, या 3 कला एकल स्क्विरल केज मोटर। बताइए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 कला स्लिप रिंग पेयर मोटर। 3 कला स्लिप रिंग पेयर मोटर का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ उच्च प्रारंभिक बलगुण की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 159 नंबर देख लेते हैं। एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच का क्या संबंध है? ऑप्शन है स्लिप बढ़ने से बलागुण घटता है, या स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है, या स्लिप घटने से बलागुण बढ़ता है, या स्लिप घटने से बलागुण घटता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लिप बढ़ने से बलागुण भी बढ़ता है, क्योंकि स्लिप जो होता है वो बलागुण के अनुपाती होता है, इसलिए स्लिप बढ़ने से बलागुण भी बढ़ता है। चलिए आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है 160 नंबर। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट का कंपन होना, या मोटर शुरू नहीं होगी, या धीमी गति से चलेगी, या मोटर में अति गर्म होने पर, यानी क्या होगा? मोटर अति गर्म हो जाएगी, क्या होगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यदि रोटर बार खुला होगा तो आपका मोटर गर्म हो सकता है, और पूरा अगर खुला होगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। मोटर में ओवर हीटिंग होगा। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था।
कई दिनों से क्लास नहीं आ रही थी, इसके लिए क्षमा, और आगे से क्लास आती रहेगी। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।